है, तो हम लोग आज का जो अभी लेक्चर है, इस लेक्चर को सवाल को लेके आगे बढ़ाते हैं। जस्ट अभी आपको हम एडिशंस ऑफ वेक्टर का कंप्लीट पैकेज, कंप्लीट लेक्चर आपको दिए हैं। नेक्स्ट आपका जो है ये सवाल पे लेक्चर है, तो इस सवाल को लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ होगा। हम आराम से आपको फील करा करा के एग्जैक्टली बताएंगे बात कि हम जो पढ़े हैं, एक बार हम चाहते हैं कि एक बार आप पकड़ लो उस चीज को, है ना, जो पढ़े हैं उस कनेक्शन को धर लो। जब कनेक्शन को धर लोगे तब तो इधर उधर लेके आपको उड़ेंगे, फिर आप भी उड़ोगे, हम भी उड़ेंगे, मजा आएगा, है ना। चलिए समझते हैं। सबसे पहला सवाल है कि टू फोर्सेस, आपको पता है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। आपको जब लिखा रहे तब वेक्टर क्वांटिटी के कैटेगरी में फोर्स लिखाए थे। तो इसका मतलब सर अगर फोर्सेस एकदम तोड़ तोड़ के बता रहे, समझ को बात को समझिएगा, ठीक है। अगर फोर्स मेरा वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब वेक्टर वाला सारा लोचा चलेगा इसमें, 100% सर सारा लोचा चलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। टू फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 3 न्यूटन एंड 4 न्यूटन एक्ट ऑन ए पॉइंट एज शोन इन फिगर। फिगर में दिखाया गया है कि एक ये पॉइंट है बाबू, और इस पॉइंट पर एक बार 3 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। आपको पता है कि फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है, या सिंपली हम उसको क्या बोल सकते हैं, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी बोल सकते हैं। ठीक, जो पढ़ेंगे जब न्यूटन लॉ ऑफ मोशन तब आराम से डिटेल में पढ़ेंगे उसके बारे में। तो हम बोले कि एक पॉइंट है, उस पॉइंट पे दो फोर्स लग रहा है। एक फोर्स 3 न्यूटन का लग रहा है, एक फोर्स 4 न्यूटन का लग रहा है, और उस दोनों फोर्स के बीच में एंगल 60 डिग्री है। क्लियर है बात, दोनों फोर्स के बीच में एंगल 60 डिग्री है। बढ़िया सर। एक्ट ऑन ए पॉइंट एज शोन इन फिगर, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। सबसे पहले आपको मैग्नीट्यूड निकालना है रिजल्टेंट फोर्स का, ठीक, उसके बाद आपको डायरेक्शन निकालना है रिजल्टेंट फोर्स का। हम बोले अरे कोई बात नहीं सर, देखो ध्यान से फील करो इस बात को, क्या कि सर अगर ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, फोर्स वर्स गोली मारो, वेक्टर को सोचो, ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है, तो क्या दोनों का कॉमन टेल ज्वाइन कर रहा है? 100% सर दोनों का कॉमन टेल ज्वाइन कर रहा है। तो इसको आप एज्यूम करते हुए एक पैरेललोग्राम बना लोगे। 100 सर बना लेंगे सर पैरेललोग्राम, बिकॉज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का हम अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हम बोलेंगे काहे उतना बनाने उनाने में चक्कर में रहोगे, हमको पता है कि पक्का सर रिजल्टेंट जो है ये यहां से निकलेगा। रिजल्टेंट वेक्टर जो है बिल्कुल सर ऐसा पैरेललोग्राम बनाओगे, तो पैरेललोग्राम जब बना ही देते हैं, आप भी बोलोगे कि सर क्या बोल रहे हैं आप, लीजिए, ठीक। तो ये हमारा पैरेललोग्राम बन गया, थोड़ा सा उल्टा पुल्टा पैरेललोग्राम बन गया, लेकिन बस बन गया पैरेललोग्राम, ठीक। और ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होगा कि हम बताए थे आपको कि रिजल्टेंट वेक्टर जो होता है वो कॉमन डायगोनल से निकलता है, सॉरी कॉमन साइड्स जिसका टेल मिल रहा होता उससे निकलता है। क्लियर है बात, चलिए आगे। अब जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होता है बाबू, ये रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है सर? सबसे पहला बात है हमको मैग्नीट्यूड निकालना है रिजल्टेंट वेक्टर का, मैग्नीट्यूड निकालना है रिजल्टेंट वेक्टर का। मैग्नीट्यूड को इधर निकालेंगे और उसके बाद फिर हमको निकालना, दो ही बात बचा है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, और उसके बाद हमको निकालना है डायरेक्शन। बढ़िया बात है सर, हम आराम से कर लेते हैं चीज को, आप एकदम ध्यान दीजिएगा हम क्या बता रहे हैं आपको, ठीक। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है सर? रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab cos थीटा। क्लियर है बात, आप नोट्स देखिएगा, ये बात हम आपको लिखाएं बढ़िया से। अच्छा नेक्स्ट, बढ़िया, ए स्क्वायर मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ए वेक्टर आपको बताते थे ई वाला था, बी वेक्टर ये वाला हुआ करता था, नाम भी बोल दे रहे हैं, इसको हम लोग ए वेक्टर बोल रहे हैं और इसको हम लोग बी वेक्टर बोल रहे हैं। डायग्राम आप याद रखिएगा, जो डायग्राम आपको बताए थे वहां से आपको फील हो जाएगा कि सर ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कितना है? 3। मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कितना है? 4। तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, मतलब 3 इंटू 4 इंटू कॉस थीटा। थीटा क्या होता था सर? 100 बार बोल चुके थे बनाने के बाद कि थीटा जो होता था वो एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर होता था। और यहां पर आप देख रहे हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना है? 60 डिग्री। तो यहां पर हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कॉस 60 डिग्री। क्लियर है बात, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 प्लस का 2 इंटू 3 इंटू 4, बढ़िया। तो 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 24 और cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, तो कट गया 2 बार में, ये हो गया 12, ठीक। तो आप बताइए 16 9 25, 25 12 27, तो ये आ गया अंडर रूट में 37 यूनिट, ठीक है। और ये हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ जो भी है हमारा मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट क्या? अरे भाई दो फोर्स है तो उस दोनों फोर्स का रिजल्टेंट फोर्स ना आएगा।
तो ये फोर्स का जो मैग्नीट्यूड आ गया √37 यूनिट आ गया। आसान था, बेसिक सवाल था, कुछ बच्चा का आया भी होगा, कुछ का नहीं भी आया होगा, तो आपको आप समझ में आ रहा होगा कि रिजल्टेंट वेक्टर निकालने का सिंपल फॉर्मूला ये बताए हैं सर, रखो आंसर निकालो, खत्म बात। क्लियर है? चलिए आगे डायरेक्शन का बात करते हैं। तो डायरेक्शन के लिए हम बोलते थे कि रिजल्टेंट वेक्टर, याद रखना सारा थ्योरी का बात आपको फिर से रिवाइज करवा रहे हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर जो होता है ये पहला वाला वेक्टर, बेस का वेक्टर जो है उससे हम मान लेते हैं अल्फा एंगल बना लो अपने मने। ठीक, अब अल्फा जब बना लोगे तो हम यहां से एक बात बोले तो आपको याद रखने के लिए कि सर tan अल्फा बराबर b sin थीटा बटे का a प्लस b cos थीटा, ये बात हम आपको बोले थे। मैं एक बार देख लूं कि कट तो नहीं न रहा है, वरना फिर दिक्कत हो जाएगा। बढ़िया, ठीक ठीक, सब कुछ ठीक। चलिए tan अल्फा बराबर b sin थीटा बटे का a प्लस b cos थीटा। क्लियर है? b sin थीटा बटे का a प्लस b cos थीटा। डायरेक्शन के लिए ये बात हम आपको बोले थे याद रखने के लिए। अल्फा क्या सर, ये पहला वाला वेक्टर के साथ जो रिजल्टेंट जो बना रहा है एंगल, इसी को हम बोलते थे अल्फा। ये छोटू सा एंगल, ये वाला, ये एंगल को अल्फा बोलते थे। ठीक, डायरेक्शन बताता था। चलिए लिखते हैं tan अल्फा बराबर b क्या होता था सर, b ऐसा वेक्टर जिसके साथ ये रिजल्टेंट वाला अल्फा नहीं बना रहा है, इसके साथ नहीं बना रहा है, तो आपको याद भी रखना है कि ई वाला है b वेक्टर, तो b मतलब 4, मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर क्या है 4, तो 4 साइन थीटा मतलब साइन 60 डिग्री, थीटा क्या है एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, तो 60 डिग्री बटे का ए कितना है सर, ये जिसके साथ अल्फा एंगल बन रहा है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कितना है 3 प्लस का b कितना है 4 इंटू का cos 60 डिग्री। बाबू हम एकदम प्यार से आपको बता रहे हैं कि कोई तरह का परेशानी नहीं आए, एकदम बेसिक से बता रहे, समझिएगा चीज को। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 के जगह 4 ही रहने दो, इंटू में साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 प्लस 4 इंटू cos 60 का वैल्यू अभी तुरंत यूज किया हम लोग, cos 60 का वैल्यू होता है 1/2। इस सब बात याद रखिएगा जो बोल रहे, cos 60 का वैल्यू होता है 1/2। ऐसे भी आप क्लास 10 में ये सब बात पढ़े ही होंगे, है ना। चलिए ऐसे भी हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाए भी हैं आपको, वहां पर भी बताया है। तो 2 से 2 बार में कट गया, ठीक, 2 से 2 बार में कट गया, ठीक, तो ये ऊपर में आ गया 2√3 बटे का 3 प्लस 2 5, तो यहां से tan अल्फा कितना आ गया, tan अल्फा आ गया 5। लेकिन tan अल्फा तो नहीं निकालना है, हमको निकालना है डायरेक्शन। तो डायरेक्शन हम आपको बोले थे, डायरेक्शन क्या अल्फा के फॉर्म में लिखते हैं, तो हम अल्फा को लिख लेंगे क्या, अल्फा बराबर tan इनवर्स का 2√3 बटे का 5। क्लियर है? बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा बात। लेकिन एक बात आपको हम बोलेंगे कि जब भी सवाल आपके सामने में आता है या हम लिखते हैं, तो आप प्लीज सवाल को पॉज करके खुद से अटेम्प्ट करें, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखें, तो आपको अच्छा से फील आएगा, आपको भी लगेगा कि कहीं आप इफेक्टिव प्रोसेस में हो। बात समझ में आ गया? तो हमारा जो मैग्नीट्यूड आया वो आया √37 यूनिट मतलब न्यूटन ही होगा बिल्कुल, काहे की फोर्स है। और डायरेक्शन क्या आया, डायरेक्शन आया tan इनवर्स में 2√3 बटे का 5। क्लियर है? तो आप प्लीज इस बात को नोट डाउन कर लो। अब आपके पास नेक्स्ट सवाल लिखा हुआ, आप नेक्स्ट सवाल को खुद से एक बार पॉज करके अटेम्प्ट करें। ठीक, आपको दिया हुआ है 2 फोर्स है, मैग्नीट्यूड है 5 न्यूटन और 10 न्यूटन, देख रहे हैं मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन और 10 न्यूटन, एक्ट ऑन ए पॉइंट एज शोन इन फिगर, इस पार्टिकुलर पॉइंट पर एक्ट कर रहा है, और दोनों के बीच में एंगल 53 डिग्री इस बार दिया हुआ है। आपको सिर्फ पूछा गया है मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स। नेट फोर्स का सिंपल मतलब होता है रिजल्टेंट फोर्स। ठीक, तो रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड पूछा गया, डायरेक्शन से उसको कोई लेना देना नहीं है। ठीक, तो हमको सर एक बात पता है कि सर ये 2 वेक्टर है, और अगर हम इसको एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम मानेंगे तो हम एक पैरेललोग्राम बना लेंगे, और हमको पता है कि कॉमन टेल से निकलने वाला जो डायगोनल हो जाता है सर, वही हमारा रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा या रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा। ठीक, और इसका फॉर्मूला भी हमको पता है सर, इसका फॉर्मूला ये होता है, समझिएगा बात को, हम स्टार्ट कर रहे हैं सॉल्व करना, कि मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर जो होता है वो होता है अंडर रूट में a² प्लस b² प्लस का 2ab cos थीटा। cos थीटा मतलब थीटा जो होता है वो एंगल बिटवीन दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर होता है। नीचे वाला को हम मान लिए a वेक्टर और ऊपर वाला को हम मान लिए b वेक्टर। ठीक, वही जो एकदम डायग्राम था ना अपना, उसी को मुताबिक में दिमाग में लेकर चलेंगे। थीटा क्या है 53 डिग्री। अब
फंडा ये फंस रहा है नहीं कि सर थीटा जो 53 डिग्री है, cos 53 हमको याद नहीं रहता। तो हम आपको जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहे थे तो वहां पर आपको एक बेसिक बात बताए थे निकालने का तरीका। जब भी आपको इस तरह का 53 या 37 डिग्री फंसे तो आप राइट एंगल ट्रायंगल बना लो, और राइट एंगल ट्रायंगल है तो भाई ये तो 90 डिग्री होने वाला है। बढ़िया सर, ये 90 डिग्री होने वाला है, बिल्कुल। इसको 37 लिख लो और 37 के उल्टा में 3 लिख लो और इसके जस्ट यहाँ पर 4 लिख लो। तो आपको पता है कि 3 4 5 का ट्रिपलेट चलता है तो ये 5 हो जाएगा। ये 90 है, ये 37 है, तो 180 टोटल सम होता है, तो ये 53 डिग्री हो जाएगा। ये सब बात वहां पर हम बहुत डिटेल्ड में बताए थे आपको, फिर से हम बता रहे हैं। क्या? राइट एंगल ट्रायंगल बना लो, इसको 37 डिग्री लिखो, इसके उल्टा में 3 लिखो और दूसरा को 4 लिखो। ये बात याद रखना पड़ेगा। फिर 3 4 5 का ट्रिपलेट चलता है तो ये 5 हो जाएगा। अब ये है 90, ये है 37, तो बाय डिफॉल्ट इसको 53 होना ही पड़ेगा कि हमको पता है कि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ठीक, चलिए हमारा मुद्दा है क्या? cos 53 निकालना। तो cos 53 पे हम दिमाग लगाते हैं। cos 53 क्या होता है? कर्ली ब्राउन हेयर बेस। cos 53 के लिए बाबू ये एंगल हो गया तो ये वाला cos के लिए बेस हो गया, cos के लिए ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूस हो गया। क्योंकि 53 मतलब आप यहां पर खड़ा है ना, अब आप यहां पर खड़ा है तो ये वाला आपके लिए बेस हो गया। तो cos थीटा क्या होता है? cos थीटा इज इक्वल टू क्या? बेस बटे का हाइपोटेन्यूस, मतलब बेस 3 हाइपोटेन्यूस 5, तो ये हो जाएगा 3 बटे का 5। आई होप कि आपको बात समझ में आएगा। ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये क्या? ये आ गया हाइपोटेन्यूस। का कि हम यहां पर खड़ा है, यहां से मत देखना, यहां पर है 53 का वैल्यू पूछ रहे। cos 53 का वैल्यू 3/5 आ गया। क्लियर है? निकालना ऐसे याद रख सकते हैं तो अच्छी बात है, वरना इसको कम से कम याद रखिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम रिजल्टेंट निकाल रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड। तो हम बोलेंगे a स्क्वायर, a मतलब 5, 5 का स्क्वायर प्लस b मतलब 10, 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू 10 इंटू cos थीटा। प्यार से लिखते हैं, थीटा क्या है? 53, तो cos 53 डिग्री। खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अंडर रूट में 5 का स्क्वायर 25, 10 का स्क्वायर 100, हाँ 10 का स्क्वायर 100 प्लस का 2 इंटू 5 इंटू दिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 इंटू 5 इंटू 10 इंटू का cos 53 का वैल्यू है 3/5, 3/5, 5 से 5 उड़ गया। बढ़िया बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 125 और ये हो गया कितना? 125, 10 या 30 दूनी 60, तो 85 प्लस 100 आप सॉल्व कर लीजिएगा। इतना तो गणित आपको भी आता होगा। रूट अंडर 185 यूनिट आपका आंसर आ गया। या हम सिंपली बोले कि मैग्नीट्यूड ऑफ एफ वेक्टर, काहे कि भाई ऑब्वियस सी बात है सर, दोनों फोर्स है तो दूसरा इसका रिजल्टेंट भी फोर्स है ना आएगा, वेलोसिटी थोड़े आ जाएगा। ठीक, तो दोनों फोर्स है तो इसका रिजल्टेंट भी फोर्स आएगा और वो आएगा अंडर रूट में 185 न्यूटन। कुछ बच्चा का आ भी गया होगा, कुछ का नहीं आया है, तो प्लीज आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। हम उम्मीद करते हैं कि आपको मजा भी आ रहा होगा और सब बात समझ में भी आ रहा होगा। क्लियर है? एक छोटा सा बात आपको हम बोलेंगे, क्योंकि हम कंजूसी की आप मत कीजिएगा, चूंकि एग्जाम आपको देना है ना, तो आप डायरेक्शंस एक बार निकाल लीजिएगा इसमें। ठीक, सिंपल सी बात है। डायरेक्शंस के लिए कुछ नहीं करना है बाबू, इसको अल्फा मान लो और इसको जब आप अल्फा मान लोगे तो हम डायरेक्शंस के लिए सिंपली लिख लेंगे 10 अल्फा बराबर b साइन थीटा बटे का a प्लस b cos थीटा। ठीक, तो b के लिए b में क्या पुट करोगे? 10। cos 53 डिग्री जैसे sin 53 निकाले उसी, सॉरी cos 53 जैसे निकाले उसे sin 53 निकाल लेना, वैल्यू पुट कर दे रहा। a मतलब 5, b मतलब 10, काहे कि b उधर वाला होता है तो b 10। cos 53 का वैल्यू निकाला हुआ पुट करना, आपको आंसर आ जाएगा। ठीक, तो प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए इसको। नेक्स्ट सवाल आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सवाल लिखा हुआ है क्या? 2 वेक्टर्स हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड। 2 वेक्टर है और दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। ठीक, और मैग्नीट्यूड इक्वल a के बराबर है। एंड मेक्स एन एंगल थीटा विथ ईच अदर। दोनों वेक्टर अपने साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालना है किसका? रिजल्टेंट वेक्टर का। तो पहले मैग्नीट्यूड निकालना है ना, आफ्टर दैट डायरेक्शन निकालना है। हम इस सवाल में एक बात आपको बता दें, इससे हमको कुछ एक रिजल्ट मिलेगा और रिजल्ट को हम आपको नोट डाल करवा के लिखाएंगे। और प्लीज 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 हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप रिजल्ट को जरूर याद रखिएगा कि क्या रिजल्ट मिल रहा। पहले सॉल्व करते हैं सवाल को, सवाल की तरह ही सॉल्व करते हैं। 2 वेक्टर है, बढ़िया बात सर।
एक वेक्टर ये मान लेते हैं इसका मैग्नीट्यूड ये, और दूसरा वेक्टर ये मान लेते हैं इसका भी मैग्नीट्यूड ए। ठीक, अच्छा मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं सिर्फ हम, ये वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड ए है, सवाल वाला खुद बोल रहा है, और दूसरा भी मैग्नीट्यूड का सेम, दूसरा भी वेक्टर का सेम मैग्नीट्यूड, देखो लिखा हुआ टू वेक्टर हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड, और दोनों ए के बराबर है तो लिख लिए। ठीक, एंड मेक्स एन एंगल थीटा भी थीटा, और दोनों के बीच में एंगल कितना है सर, दोनों के बीच में एंगल थीटा है। क्लियर है? तो अगर आप दिमाग में सोचोगे तो सर हम यहां से एक पैरेललोग्राम बना सकते हैं ना, बिल्कुल सर हम पैरेललोग्राम यहां से बना सकते हैं, और ये कुछ इस तरह से ऐसे करके हम पैरेललोग्राम बना सकते हैं, और यहां से बीचों बीच जो निकल जाएगा वही अपना रिजल्टेंट वेक्टर होगा। आप तो आपको डायग्राम भी रटा गया होगा। ठीक है, तो ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा। तो कारनामा करते हैं, मैग्नीट्यूड तो निकाल ही लेंगे, डायरेक्शन के लिए हम लोग एक काम करते हैं, डायरेक्शन के लिए हम लोग यहां से रिजल्टेंट वेक्टर जो है बेस वाला वेक्टर के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, डायरेक्शन लिख लिए। क्लियर है बात? तो डायरेक्शन मेरा क्या हो गया, ये बोल दिए कि अल्फा एंगल बनाना, अल्फा निकालना मेरा डायरेक्शन। चलिए करते हैं, आराम से समझिएगा बात को। यहां पर हम लिख लिए मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड। ठीक, आराम से मेरे साथ पेशेंस रख के आप चीज को सीखिएगा। और ये वाला हमारा हो गया डायरेक्शन, किसका सर, रिजल्टेंट वेक्टर का। बढ़िया बात है, डायरेक्शन। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला रटा गया है, अब आप मत बोलिए सर, अब हमको रटा गया। रिजल्टेंट क्या होता है, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का, सॉरी रिजल्टेंट नहीं, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab कॉस थीटा। थीटा क्यों? अरे सर एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, और एंगल बिटवीन ए वेक्टर और बी वेक्टर, आप इसको ए सोचो इसको बी सोचो मन में ही। ठीक है, चूंकि मैग्नीट्यूड तो बराबर दिया है, लेकिन आप इसको सोचो ए और इसको सोचो बी, और दोनों के बीच में एंगल थीटा है, लिख दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बिल्कुल सर ए का स्क्वायर। चलिए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सर बी वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड क्या है, ए ही है। अरे देखो ना सवाल वाला खुद दिया, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है तो ये भी ए ही है, तो फिर से बी की जगह ए स्क्वायर लिख दिए, प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए का मैग्नीट्यूड, ए बी का भी मैग्नीट्यूड ए ही है, सवाल वाला खुद दिया है, इनटू कॉस थीटा। आई होप की बात आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट यहां हम थोड़ा सा कर रहे हैं, चलो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर, और यहां पर आ गया 2a इंटू ए, तो फिर से ये हो गया 2a स्क्वायर इंटू का कॉस थीटा। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान देते रहिएगा, कनेक्शन क्रिएट। 2a स्क्वायर इस दोनों टर्म में कॉमन लिए, तो जब हम 2a स्क्वायर कॉमन लिए तो ये हो गया 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक, चलिए तो यहां से हमको रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आया वो आया अंडर रूट में 2a स्क्वायर इंटू का 1 प्लस कॉस थीटा। आप चाहो तो आंसर यहीं पर छोड़ सकते हो, वरना एक स्टेप्स और आगे हम लिखेंगे, समझिएगा बात को। एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है सर, फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ये फॉर्मूला होता है। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाए थे जब 11th का, आपको मैथमेटिकल टूल्स में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाए थे, वहां पर फॉर्मूला भी लिखाए थे, है ना। हम एक फॉर्मूला बोले cos 2 थीटा बराबर, समझिएगा बात को, cos 2 थीटा बराबर क्या, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1। क्लियर है? अच्छा, अगर यहां समझिएगा बात को, ये फॉर्मूला होता है बाबू, आप इतना समझो कि ये फॉर्मूला होता है, cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1। हम बस इसमें एक बात आपके लिए एक्स्ट्रा बताना चाह रहे, समझिएगा, जब यहां 2 थीटा है, एंगल यहां पर थीटा का दोगुना है, 2 थीटा है, तो यहां पर एंगल सिर्फ थीटा आ रहा है, मतलब इसका आधा हो रहा है। तो अगर हम इस फॉर्मूला को ऐसे सोचना चाहेंगे कि cos थीटा बराबर, अब बोलिएगा सर cos थीटा है यहां, तो ये जब 2 थीटा है तो एंगल यहां पर थीटा हो रहा है, मतलब इसका आधा हो रहा है, तो ये फॉर्मूला में क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर, इसका आधा क्या हो जाएगा, थीटा बाय 2 माइनस का 1। आई होप आपको बात समझ पा रहे होंगे आप। क्लियर है बात? हम क्या बोले, ये फॉर्मूला होता है, ये जो चीज है, ये जो चीज है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक, इसमें हम कुछ दिमाग में लगा रहे हैं अपना। हम क्या बोल रहे हैं कि बस फॉर्मूला का हम इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, क्योंकि अपने पास यहाँ cos थीटा है, तो cos थीटा को हम क्या लिखना चाह रहे हैं इस फॉर्मूला के बेसिस पे, देखना cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1। अब ये 2 थीटा जब था तो ये आधा हो गया, तो थीटा 2 थीटा का आधा क्या होगा, थीटा, तो यहाँ थीटा लिखा हुआ है। अब इसी फॉर्मूला में हम इसको 2 थीटा का जगह जब थीटा रखेंगे तो अब ऐसी बात है कि इसका आधा यहाँ मिलना चाहिए, तो थीटा का आधा क्या होगा, थीटा बाय 2, बस यही चीज फॉर्मूला पर रख दिया सर। अब हम क्या
कर रहे हैं कॉस थीटा को रिप्लेस कर रहे हैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 से। देखो दिस बराबर दिस होता है तो इसको हम उठा के यहां रख रहे हैं। तो समझिएगा बात को, हम इसको लिख रहे हैं अंडर रूट में 2a स्क्वायर इंटू का 1 प्लस कॉस थीटा का जगह लिख रहे हैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, थीटा है तो थीटा बाई 2 हो जाएगा, माइनस का 1 ब्रैकेट बंद। अब बताओ -1 से +1 गया बाबू, बिल्कुल सर -1 से +1 गया। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये चीज आएगा अंडर रूट में, ठीक, इसको थोड़ा मिटा देते हैं, अंडर रूट में, समझिएगा बात, अंडर रूट में 2 इंटू 2 4, अच्छा ये हो गया a स्क्वायर इंटू का, अरे a स्क्वायर है और इंटू का cos स्क्वायर थीटा बाई 2, तो cos स्क्वायर थीटा बाई 2, ये चीज आया। आई होप कि आपको समझ पा रहे होंगे बात को, है ना। चलिए इतना बात आपको समझ में आया होगा। क्या बोले 2 इंटू 2 4 a स्क्वायर और ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा बाई 2, क्लियर है। चलिए अब रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा सर, अगर आप अंडर रूट से निकालोगे तो 4 को अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो 2 लिखेंगे, a स्क्वायर को अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो a लिखेंगे, और cos स्क्वायर थीटा बाई 2 को बाहर से निकालेंगे तो ये लिखेंगे cos थीटा बाई 2। तो रिजल्टेंट क्या आ गया, रिजल्टेंट आ गया 2a cos थीटा बाई 2। अगर आप यहां तक पहुंच पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, ये हमारा फाइनल आंसर है। मैं एक बार देख लूं, कट तो नहीं रहा है ना, कट जाएगा तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा, नहीं ठीक ठीक ठीक, ये हमारा जो है 2a cos थीटा बाई 2 जो है हमारा आंसर आ गया। क्लियर है बात, समझ में आया होगा। हम सिंपली कुछ नहीं किए सर, बेसिक फार्मूला लगाए और उसके बेसिस पे अपना काम निकाल लिए बस, ठीक। चलिए इसको थोड़ा सा हम डब्बा में इससे करके घेर देते हैं कि कल के दिन आपको कंफ्यूजन ना हो जाए, है ना। चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आपको सारा बात समझ में आएगा। सिंपल इस फार्मूला का इस्तेमाल किए, उसको उठा करके यहाँ रखे और 4 का अंडर रूट से निकाले 2 हो गया, एक स्क्वायर का अंडर रूट से निकाले a हो गया, और cos स्क्वायर जो है था इसको स्क्वायर को निकालेंगे तो cos थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो ये हमारा रिजल्टेंट आ जाएगा। चलिए आप डायरेक्शन पर बात करते हैं। डायरेक्शन का आपको फार्मूला पहले बोलिए, तो अब आपको रटा गया है कि सर डायरेक्शन का फार्मूला होता है tan अल्फा बराबर b साइन थीटा बटे का a प्लस बी कॉस थीटा, ये फार्मूला होता है। चलिए ठीक, अल्फा ये है, चलिए बढ़िया बात है। अल्फा बराबर tan अल्फा बराबर b क्या है सर, b ही का मैग्नीट्यूड क्या है, अरे सर मैग्नीट्यूड सेम है तो b का मैग्नीट्यूड क्या होगा, a साइन थीटा, बढ़िया, बटे का a, तो a ही मैग्नीट्यूड है, b का मैग्नीट्यूड क्या है सर, वो भी a है, और ये हो गया कॉस थीटा। क्लियर है बात। चलिए थोड़ा सा और आगे इसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। ये हो गया a साइन थीटा, और यहां नीचे में दोनों टर्म में a कॉमन ले रहे हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। क्लियर है बात, हम क्या बोल रहे हैं, a साइन थीटा को साइन थीटा रहने दो, इस दोनों में a कॉमन लिए तो a बाहर निकल गया तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा। अब थोड़ा सा आप फील करो इसको, ये देखो, अगर हम इसको ये फार्मूला को हम यहां लिख रहे हैं ना, देखना समझना बात को, हम ये फार्मूला को यहां लिख रहे हैं। क्या फार्मूला था सर, फार्मूला ये था कि कॉस थीटा, ये मेन फार्मूला से इस कंक्लूजन पर हम आए थे, तो इसको हम लिख रहे हैं कॉस थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस का 1, यही फार्मूला पे आए थे। समझ रहे हैं बात को, इस कंक्लूजन पे हम लोग आए थे। क्लियर है। हम क्या बोले, अरे बाबू इसी चीज को तो उठा के बस वहां लिखे हैं, cos थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस का 1, ठीक। अच्छा हम इस -1 को इधर लाना चाह रहे हैं, तो आप बोलिएगा सर आप ऐसे बोल रहे हैं क्या, cos थीटा प्लस का 1 बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, यहां से इस मुद्दा पे हम पहुंच रहे हैं। मेरा बात समझ पा रहे, हम -1 को उठा के इधर ला रहे हैं, तो cos थीटा प्लस 1 और बराबर यही चीज आ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। तो आप देखिएगा cos थीटा प्लस 1 कुछ यहां पर लिखा हुआ 1 प्लस cos थीटा या cos थीटा प्लस 1, तो हम इसको जो है इससे रिप्लेस कर सकते हैं, और ये दोनों बराबर है तो इसके जगह पर हम डायरेक्टली ये बात लिख सकते हैं, लेकिन लिखेंगे पहले आप छोटा सा बात और समझते हैं। नेक्स्ट, ये था हमारा एक फार्मूला नोटेशन, एकदम हम चाहते हैं एकदम प्यार से समझा दिया जाए आपको कि कभी दिक्कत नहीं आए। नेक्स्ट एक फार्मूला होता है, समझिएगा, साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस
थीटा, ये एक फॉर्मूला होता है। हम फिर से बोल रहे हैं, ये सब भी फॉर्मूला हम आपको लिखा है बाबू, आप ट्रिग्नोमेट्री वाला चीज देखिएगा ना, सब बात वहां लिखा है। ठीक, हम क्या बोले, साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा फॉर्मूला होता है। कुछ दिखा रहे हैं, फिर से देखिएगा सर, यहाँ पर 2 थीटा है तो इसका आधा एंगल यहाँ है और इसी का आधा एंगल यहाँ है। कहने का मतलब अगर यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ थीटा है और थीटा है, तो इसका एक फॉर्मूला और हम सोचने का कोशिश करते हैं कि साइन 2 थीटा का जगह आप थीटा डाल दो। तो कुछ नहीं करना है सर, यही चीज लिखना है, 2 लिखो, साइन लिखो और एंगल लिखोगे, फिर डॉट दो, फिर यहाँ एंगल लिखोगे कॉस में। बात समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताओ, जब यहाँ 2 थीटा था तो इसका आधा थीटा यहाँ था और इसी का आधा थीटा यहाँ था, तो जब यहाँ पर एंगल थीटा है तो इसका आधा क्या होगा सर, थीटा बाई 2, और इसका आधा क्या हो जाएगा सर, वही बात है, थीटा बाई 2। बोलो बोलो बोलो, नहीं समझ में आया? हम फिर से बोलते हैं, हम बोलेंगे, फिर से बोलेंगे, फिर से बोलेंगे। हम बोले ये बेसिक फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है। चलिए, तो हम बोल रहे हैं 2 थीटा का जगह थीटा रखो, तो जैसे ही 2 थीटा का जगह थीटा रखोगे तो अब ये सी बात है, इसको आधा किए हो तो इसको भी आधा करना पड़ेगा, इसको भी आधा करना पड़ेगा, नियम है भाई। तो जब हम 2 थीटा का जगह थीटा रख रहे हैं तो इसका ही तो आधा थीटा थीटा यहाँ रखा हुआ है, तो थीटा का आधा क्या होता है, थीटा बाई 2, तो इसी का तो आधा यहाँ रखोगे तो थीटा बाई। तो सिंपल सी बात है कि साइन थीटा यहाँ देखो मिल रहा है, तो साइन थीटा को हम रिप्लेस करेंगे इससे, बस यही कारण है। ठीक, चलिए लिख रहे हैं, आप समझिएगा बात को। पहले तो ए से ए को उड़ा दो, करना ही नहीं है कुछ काम, ए से ए को है, ए से ए को उड़ा दिए। ठीक, साइन थीटा का जगह यहां से, ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा का जगह यहां से हम लोग लिख रहे हैं 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू का कॉस थीटा बाई 2 बटे, क्लियर है? हम क्या लिख रहे हैं, साइन थीटा बराबर 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू का कॉस थीटा बाई 2। क्लियर है बात? नेक्स्ट, अच्छा 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा को हम लोग यहां से लिख रहे हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 से 2 चला गया, स्क्वायर वाला चीज एगो चला गया, अरे 2 को कॉस थीटा बाई 2 था तो एगो चला गया, तो ऊपर में आ गया क्या, ऊपर में आ गया सर साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2। थोड़ा सा इसमें ट्रिग्नोमेट्री का जबरदस्त यूज हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा बहुत बच्चा को परेशानी हो सकता है, लेकिन अगर आप पेशेंस रख के चीज को समझेंगे तो मजा आएगा, और समझना तो जरूरी है ही। सवाल तो आपके मुताबिक आएगा नहीं, सवाल तो एग्जामिनर के मुताबिक आएगा, है ना। चलिए, तो साइन थीटा बटे का कॉस थीटा क्या होता है सर, साइन थीटा बटे का कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। इसका मतलब साइन थीटा बाई 2 बराबर बटे का कॉस थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा सर टेन थीटा बाई 2। तो यहां से हमको पता चला कि सर टेन अल्फा बराबर टेन थीटा बाई 2। एक बार तो देख लो बाबू, स्पेस तो है अपने पास, स्पेस से ना हो, हाँ एक लाइन लिख सकता हूं मैं। ठीक, तो यहां से क्या बोले कि टेन अल्फा बराबर टेन थीटा बाई 2। ठीक, अरे बाबू टेन अल्फा इधर चलिए रहा था और इसको सॉल्व करके टेन थीटा बाई 2 आ गया, तो यहां से एक बात पता चला सर, अल्फा बराबर थीटा बाई 2। एक जबरदस्त कंक्लूजन पे हम लोग पहुंचे, जबरदस्त कंक्लूजन पे हम लोग पहुंचे, क्या कि सर अल्फा बराबर थीटा बाई 2। क्लियर है? हम क्या बोल रहे हैं सर, अल्फा बराबर थीटा बाई 2 आया हमको। कहने का मतलब क्या है, समझिएगा बात को, प्लीज 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 इस लाइन पर ध्यान दीजिएगा। कहने का मतलब अल्फा का वैल्यू क्या है सर, थीटा का आधा, मतलब अगर ये थीटा है पूरा तो ये अल्फा हो जाएगा थीटा बाई 2, तो ये भी थीटा बाई 2 हो जाएगा। कहने का मतलब क्या, वो समझिएगा बात को। जब भी, ध्यान दीजिएगा, जब भी दो वेक्टर बराबर मैग्नीट्यूड का हो, जब भी दो वेक्टर बराबर मैग्नीट्यूड का हो, मतलब दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5-5 हो, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड 100-100 हो, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड 10-10 हो, लाख-लाख हो, करोड़-करोड़ हो, मतलब बराबर मैग्नीट्यूड हो। समझ में आ रहा है बात? जब भी दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर होगा तो उसका जो रिजल्टेंट है वो बीचों बीच जाएगा। अरे बाबू देखो ना, थीटा को दो एंगल बाइसेक्टर की तरह तोड़ना है। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है कि बीचों बीच एंगल को तोड़ के जाना। कहने का मतलब बस इतना है कि जब भी वेक्टर, दो वेक्टर बराबर मैग्नीट्यूड का आएगा, समझ रहे, जब भी दो वेक्टर बराबर मैग्नीट्यूड का आएगा तो उसका जो रिजल्टेंट आएगा वो रिजल्टेंट जो आएगा बीचों बीच जाएगा, या हम सिंपल शब्द में बोले कि दो रिजल्टेंट जो होगा वो एंगल बाइसेक्टर होगा। क्लियर है? तो पहले आप इसको नोट कीजिए, फिर जाके हम आपको वो पॉइंट लिखा देते हैं जो हम इससे सीखे, और उसको ये बात को दिमाग में सेट करके रखना है। क्लियर है? अब प्लीज इसको नोट डाउन करें। ये लीजिए, ये लीजिए, थोड़ा सा कट रहा था लेकिन क्या करें।
है ना। चलिए, आई होप कि आप नोट डाउन कर लिए होंगे। ठीक, हम इस बात को आपको लिखाना चाह रहे हैं, समझिएगा बात को, हम इसको मिटा रहे हैं, सिर्फ ये वाला एरिया को। जैसे जैसे आपको नोट्स प्रिपेयर करवा रहे हैं ना, आप पेशेंस रख के बस करते चले, आप खोजिएगा हमको थैंक यू बोलने के लिए, आपको हम गारंटी दे रहे हैं, है ना। खोजिएगा, अब मिल भी जाएंगे, टेंशन मत लीजिए। देखिए, लिखिए, नोट डाल करके इस पॉइंट को लिखिए, बस मिस मत कीजिए, बी रेगुलर बस, ठीक है। थोड़ा हम खुद ही नहीं रेगुलर रहते तो आपको क्या बोले, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी चीज़ को कवर अप कर दिया जाए, है ना, आपका फायदा हो पाए इसमें। हम नोट डाल करके इस पॉइंट को लिखेंगे, इफ दी टू vectors are of equal magnitude, थोड़ा सा बस हम एक सॉरी आपके लिए बोलना ही चाहेंगे हम, क्यों है कि हो सकता है कि कुछ पॉइंट कभी कभी कट जाता होगा समझाने में, क्योंकि हम अकेले वीडियो बनाते हैं तो इस वजह से परेशानी ये आता है कि पता ही नहीं चल रहा था कि क्या कट रहा है, क्या बार बार जाके देखना पड़ता है ना। तो इसके लिए थोड़ा सा आप प्लीज पेशेंस रखिएगा, और क्या बोलेंगे आप, बाकी आपके ऊपर है। इफ द टू वेक्टर्स आर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड देन द रिजल्टेंट इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन, शॉर्ट में लिखते हैं बिटवीन इस तरह से, ठीक है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। क्लियर है। हम क्या बोले, अगर इफ दी टू वेक्टर्स आर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, अगर दो वेक्टर अपना इस तरह से है कि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर, जैसे यहां पर केस था ए है, तब जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, एंगल बाइसेक्टर बिटवीन टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। जो दो वेक्टर का इक्वल मैग्नीट्यूड के बीच में जो एंगल है ना, उस एंगल का एंगल बाइसेक्टर होगा। कहने का मतलब अगर कल के दिन इस दोनों के बीच में एंगल 60 डिग्री है तो एंगल बाइसेक्टर, ये रिजल्टेंट जो होगा 30 डिग्री के बनाएगा डायरेक्शन, किसके साथ, इसके साथ भी और इसके साथ भी। अगर कल के दिन 45 डिग्री है तो रिजल्टेंट क्या एंगल बनाएगा, 22.5 डिग्री और 22.5 डिग्री दोनों वेक्टर के साथ। अगर कल के दिन रिजल्टेंट 180 डिग्री है, एक बात हम बता रहे फिर भी, तब उस केस में रिजल्टेंट क्या बना देगा, 90 डिग्री बना देगा। कल के दिन अगर रिजल्टेंट ये दोनों के बीच में एंगल 110 डिग्री है तो रिजल्टेंट बना देगा सर 55 डिग्री और 55 डिग्री, दो बराबर भाग में टूटेगा, एंगल बाइसेक्टर होगा। ठीक, इतना बात बस बताना चाह रहे हैं, प्लीज आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब आपको सवाल दिख रहा होगा आगे में, आपको सवाल को पॉज करना है, पढ़ना है और इसको अटेम्प्ट करना है। हम स्टार्ट कर रहे हैं सवाल को बनाना, हम बता रहे हैं आपको, समझिएगा आराम से बात से। ए वेक्टर एक वेक्टर है जो ए वेक्टर है, ठीक, अच्छा, मेक्स एन एंगल 20 डिग्री, ठीक, वो जो है 20 डिग्री बना रहा है, किसके साथ, आगे देखते हैं। एंड बी वेक्टर मेक्स एन एंगल 110 डिग्री विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। समझिएगा बात को, अगर हम ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस मान रहे हैं तो यहां से अगर एक ए वेक्टर है जो कि 20 डिग्री बना रहा है एंगल, और दूसरा एक्सक्यूज मी, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ए वेक्टर ऐसे 20 डिग्री एंगल बना रहा है, दूसरा बी वेक्टर है जो कि 110 डिग्री एंगल बना रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही, ठीक है। अच्छा, आगे, और दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ आपको 3 मीटर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ आपको 4 मीटर, ठीक। आपको बताना है पहला बात मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक, और दूसरा एंगल बिटवीन रिजल्टेंट वेक्टर एंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस। पॉजिटिव एक्स एक्सिस और रिजल्टेंट वेक्टर के बीच में एंगल क्या है ये बताना है। सवाल वाला एक काम आसान कर दिया है कि tan 53 डिग्री का वैल्यू 4/5 दिया, अगर नहीं भी देता तो हमको निकालना आता है, हम लोग निकाल लेते, बट फिर भी दिया है तो उसका भी कदर करेंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले हम डायग्राम में आपको फील कराने का कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली सिचुएशंस है क्या, ठीक। चलिए हम मान लिए, समझिएगा बात को, हम मान लिए कि ये अपना पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक, बढ़िया बात है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो ऐसा करते हैं कि ये अपना पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो
आपको पता है कि सर ये एग्जैक्टली अपना y एक्सिस होगा, है ना। चलो डैश 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 कर देते हैं और डैश डैश डैश, मतलब फील आ जाएगा कि एग्जैक्टली एक्सिस वाला बात हो रहा है। ये ओरिजिन होगा 0,0, इधर में पॉजिटिव एक्स एक्सिस पता है आपको, इस साइड में निगेटिव एक्स एक्सिस, इस साइड में पॉजिटिव वाई एक्सिस और इस साइड में निगेटिव वाई एक्सिस। क्लियर है। अब आगे बोल रहा है कि एक वेक्टर ए वेक्टर जो है वो 20 डिग्री एंगल बना रहा है पॉजिटिव एक्सिस के साथ। बनाते हैं, एक वेक्टर ए है जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, ये जो ए वेक्टर है सर वो इसके साथ कितना एंगल बना रहा है, 20 डिग्री एंगल बना रहा है। क्लियर है, खुद बोल रहा है ना सवाल वाला कि ए वेक्टर जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 20 डिग्री एंगल बना रहा है। बढ़िया। उसके बाद बोल रहा है, आप हमको बताओ, उसके बाद बोला जा रहा है कि बी वेक्टर जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 110 डिग्री एंगल बना रहा है। ठीक, तो इतना दूर तो हमको पता है कि 90 होता है, कि एक्स और वाई के बीच में जो एंगल होता है 90 होता है, तो 90 में 20 और जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, वो 110 डिग्री हो जाएगा। तो हम बी वेक्टर बना रहे। बी वेक्टर क्या है कि कुछ इस तरह से बी वेक्टर है, ये अपना क्या है, बी वेक्टर। क्लियर है बात, ये अपना क्या है, बी वेक्टर। समझ रहे हैं बात को, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम बोले कि ये बी वेक्टर का है, हम ऐसे बना रहे हैं कि हमको पता है सर 110 डिग्री पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है, इतना दूर तो 90 हो गया, तो 90 से 20 और ज्यादा ना इधर ना होगा तब तो 110 बनेगा, इस वजह से हम बी वेक्टर को ऐसे बनाए। क्लियर। अच्छा आप बताइए, ये पूरा 110 है, तो अगर पूरा 110 है तो ये 20 हो गया, तो ये बाय डिफॉल्ट 90 डिग्री हो गया। आप बोले अरे सर हाँ बिल्कुल। आप देखो ना, बी वेक्टर पॉजिटिव एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, 90 प्लस 20 110। क्लियर है बात, समझ में आ रहा है बात। चलिए एक बात और रिजल्टेंट को हम देखते हैं कहाँ होगा। तो हम पेन चेंज करके बना रहे हैं कि ठीक रहेगा आपको समझने में। रिजल्टेंट आपको पता है कि अगर सर इसको और इसको एडजेसेंट साइड ऑफ पॉलीगॉन मानेंगे तो रिजल्टेंट कहीं ऐसे निकलता है ना, रिजल्टेंट आर वेक्टर कहीं ऐसे निकलता है। क्लियर है, बात समझ में आया। बिल्कुल सर, रिजल्टेंट कहीं ऐसे निकलता है। थोड़ा सा फिगर कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आपको बात समझ में आएगा। अरे बाबू ऐसा रिजल्टेंट अगर इसको एडजेसेंट साइड्स मान ले पैरेललोग्राम का, तो रिजल्टेंट क्या होगा, ऐसे बीचों बीच निकलेगा। कि बीचों बीच नहीं, मतलब ऐसे करके निकलेगा, यहाँ से इस दोनों के बीच में से कहीं निकलेगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सवाल को पहले सॉल्व करते हैं। आपको पता है सवाल वाला दिया हुआ है कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 3 और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, 4। याद रहेगा बनाने में। ठीक, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 3, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 4, और बोल रहा है रिजल्टेंट जो है एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, ये पूरा एंगल कितना बना रहा है। ठीक, अच्छा ये पूरा एंगल जानने के लिए इतना तो पता ही है 20 है, ये एंगल जो पता चल जाएगा ना, ई एंगल तो अपना काम हो जाएगा। और हमको पता है कि अगर ये पहला वेक्टर है तो पहला वेक्टर के साथ जो रिजल्टेंट बनाता है उसी को तो हम लोग अल्फा बोलते थे। बोलो बोलो, पहला वेक्टर है, पहला वेक्टर के साथ जो रिजल्टेंट एंगल बनाता है उसी को तो अपन अल्फा बोलते थे। ऊपर अल्फा बोल दिए, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर अपन को अल्फा पता चल गया तो अल्फा में 20 जोड़ देंगे तो पूरा एंगल पता चल जाएगा। अरे सर यही देखो ना, थोड़ा सा हम आपको दिखाते हैं ऐसे। है देखो ये वाला एंगल। सवाल क्या बोला है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट एंड एंगल बिटवीन रिजल्टेंट वेक्टर एंड द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। रिजल्टेंट वेक्टर और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के बीच में एंगल ये है, ये पता है हमको 20 है, ये वाला पता है 20 है। अगर ये अल्फा पता चल गया तो काम अपना हो जाएगा, दूसरा वाला केस का भी। तो कर लेते हैं आराम से। सबसे पहले बोला है मैग्नीट्यूड निकालने, रिजल्टेंट वेक्टर बच्चा वाला काम है। देखो मैग्नीट्यूड निकालते हैं हम लोग। मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर क्या होता है, अंडर रूट में ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस का 2ab कॉस थीटा। बढ़िया बात है। चलिए सर अंडर रूट में आगे ए का स्क्वायर, ए का मैग्नीट्यूड कितना है सर, वहां बगल में देखो 3 लिखा हुआ है तो 3 का स्क्वायर। चलो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है सर, बगल में लिखा हुआ है 4 तो 4 का स्क्वायर प्लस का 2 इंटू ए का मैग्नीट्यूड 3, बी का मैग्नीट्यूड 4 इंटू का कॉस थीटा। थीटा क्या होता है, कॉन्सेप्ट को पकड़िए। थीटा क्या होता है सर, 100 बार तो आप बोल चुके, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। पकड़ते हैं ए वेक्टर ये वाला, बी वेक्टर ये वाला, दोनों के बीच में एंगल कितना आ रहा है, 90 डिग्री एंगल है। देखो ना ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो क्या लिखेंगे, कॉस 90 डिग्री। और कुछ याद ना हो लेकिन आपको कॉस 90 जरूर याद रहता है, कि कॉस 90 क्या होता है, 0। तो यहां से लिख देंगे अंडर रूट में 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस का 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 0
ये cos 90 का वैल्यू क्या होता है 0, तो 0 गुना समथिंग तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ से आ गया अंडर रूट में 25। ठीक, तो मैग्नीट्यूड हमको निकालना है ना बाबू, तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया 5 यूनिट। अरे अंडर रूट में 25 का क्या निकल जाएगा 5, तो 5 यूनिट। हमारा पहला मुद्दा खत्म हो गया। क्लियर है, हमारा पहला मुद्दा खत्म हो गया। तो थोड़ा सा हम इसको सर्कल आउट कर देते हैं, ये कंफ्यूजन ना क्रिएट हुआ करते ही। ठीक, चलिए आगे बढ़ते। तो पहला काम जो था हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर वो निकाल लिया। कितना आ गया 5 यूनिट। ठीक, आसान था, क्यों सरकाई कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री बन गया, तो यही वाला टर्म में उड़ गया, डायरेक्टली आ गया। नेक्स्ट है हमारा डायरेक्शंस। तो पहले हमको डायरेक्शन निकालने के लिए ये पूरा डायरेक्शन पूछ रहा है, बोल रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ रिजल्टेंट, देखो ना, एंगल बिटवीन रिजल्टेंट वेक्टर एंड दी पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना बना रहा है। तो हम बोले सर ये पूरा हो गया, ये तो 20 है, ये अल्फा निकालते हैं। तो अल्फा निकालने का तो कोई भी बच्चा अब मेरा बता देगा कि सर अल्फा का कॉन्सेप्ट यही होता है, tan अल्फा बराबर 20 sin थीटा बटे का a प्लस बी कॉस थीटा। सर रटा दिए हैं, रटा दिए हैं, रटा दिए हैं, तो करते हैं हम tan अल्फा बराबर, समझिएगा बात को, tan अल्फा बराबर बी क्या होता था, फिर से बोल रहे, बी वो होता था जिसके साथ ये आर जो है अल्फा नहीं बना रहा होता, तो बी क्या हो गया ये वाला, तो बी का मैग्नीट्यूड कितना है 4। समझ पा रहे हैं ना बात को। ठीक, साइन थीटा एंगल बिटवीन ए वेक्टर, थीटा क्या है एंगल बिटवीन ए वेक्टर बिटवीन, तो इसका मतलब 4 इंटू साइन 90 डिग्री। चलिए बटे का ए क्या है सर, जिसके साथ अल्फा एंगल रिजल्टेंट बना रहा है, तो ए का मैग्नीट्यूड क्या है 3। चलिए 3 प्लस का बी क्या है, वही बात सर जिसके साथ अल्फा एंगल नहीं बना रहा है, मतलब ये वाला बी 4 इंटू का कॉस थीटा, एंगल क्या है थीटा, मतलब दोनों ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल क्या है 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा 4 इंटू कॉस 90 डिग्री। ठीक, चलिए आगे। तो 4 इंटू 1 साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1 बटे का 3 प्लस 4 इंटू का कॉस 90 0 होता है। ठीक, तो ये आ गया 4 इंटू 1 4, नीचे में 3 प्लस 0, तो ये हो गया 3। और आप बताओ tan अल्फा बराबर 4/3, सवाल वाला खुद दिया हुआ है कि tan जो है 4/3 कब होता है, जब अल्फा 53 डिग्री होगा। तो यहां से हम बोल सकते हैं देयरफॉर अल्फा बराबर 53 डिग्री। क्यों बोल रहे हैं अल्फा बराबर 53 डिग्री कि सर tan अल्फा बराबर 4/3 आ गया सॉल्व करके, और हमको लिखा हुआ है सवाल में कि सर 4/3 तब आएगा जब अल्फा 53 होगा, तो यहां से 53 आएगा। ठीक, लेकिन मेरा मुद्दा यहां खत्म नहीं हो रहा है। अब मुद्दा है कि एंगल बिटवीन, समझना बात को, एंगल बिटवीन रिजल्टेंट वेक्टर एंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस ये कितना है, ये निकालना हमको है ना। चलिए करते हैं। हमको पता है कि एंगल बिटवीन रिजल्टेंट वेक्टर एंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस कितना, ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर, समझना ऐसे समझ, जैसे ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है, ठीक, और ये हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। तो आप देखो ये रिजल्टेंट वेक्टर है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो आप देखो दोनों के बीच में एंगल कितना, ये ब्लू वाला लाइन दिख रहा है, बिल्कुल सर। तो ये ब्लू वाला लाइन में मतलब ये इतना ठो एल्फा, तो एल्फा प्लस इतना ठो 20 डिग्री। अल्फा आप कोई भी बोल सकता है सर, अभी तो आप निकाले हैं कि अल्फा बराबर कितना है 53 डिग्री, तो रखते हैं यहाँ पर 53 डिग्री प्लस 20 डिग्री। छोटा सा बच्चा भी जोड़ के बोल देगा कि सर 53 में 20 हो जाएगा सर 73 डिग्री। तो सवाल का जवाब अपना क्या आया कि पहला पूछा रिजल्टेंट आया सर 5 यूनिट, और जो बोल रहा है रिजल्टेंट वेक्टर जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो इतना दूर 53, इतना दूर 20, टोटल आंसर विल बी 73 डिग्री। आई होप कि आपको बात समझ में आया होगा। ठीक, तो प्रैक्टिस तो इस तरह का भी सवाल का होना चाहिए, तो प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए। हमारा मार्कर गिर गया, आप फिलहाल के लिए नोट कर लीजिए। नेक्स्ट सवाल आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा। सवाल यह है कि दो वेक्टर्स है और दोनों का इक्वल मैग्नीट्यूड है। ठीक, दो वेक्टर्स है और दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है। बढ़िया बात है। एंड आर एडेड टू रिजल्टेंट वेक्टर, और दोनों वेक्टर जुड़ करके कुछ एक रिजल्टेंट वेक्टर दे रहा है। बिल्कुल सर, दो वेक्टर है तो पक्का है कि जुड़ के रिजल्टेंट वेक्टर दे रहा है। एंड ऑफ सेम मैग्नीट्यूड एज देयर, तो बोथ इक्वल वेक्टर। और रिजल्टेंट वेक्टर जो है ना, वो जो वेक्टर है वो दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड के बराबर है।
समझते हैं बात को हम क्या बोल रहे हैं। जैसे बोल रहे हैं कि आपके पास एक ए वेक्टर है, ठीक, और ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है बाबू मान लिए लेट फॉर एग्जांपल एक्स, ठीक, और आपके पास फिर दूसरा वेक्टर है, ये मान लिए दूसरा वेक्टर, इसको बोल दिए बी वेक्टर, और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो भी इक्वल है। क्यों? काहे कि सवाल वाला खुद बोल रहा है कि टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है। फॉर एग्जांपल ए मान एक्स मान लिए, ठीक, तो हम यही बात को लिख रहे हैं, लेट द मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ A vector and B vector, oh sorry, B vector B x मान लिया हम अपने मन से, क्लियर है। अच्छा, मान लिए दोनों के बीच में कुछ एंगल होगा थीटा, ठीक, और ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम इसको एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम बनाएंगे तो एक पैरेललोग्राम बनेगा, और ये वाला जो डायगोनल होगा ये वाला डायगोनल रिजल्टेंट वेक्टर दे देगा। लेकिन सवाल वाला एक जबरदस्त बात बोल रहा है कि रिजल्टेंट वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड x ही है। देखो कैसे लिखा हुआ है, एडेड टू रिजल्टेंट वेक्टर, विच रिजल्टेंट वेक्टर के बारे में बोल रहा है, विच इज ऑफ सेम मैग्नीट्यूड एट दैट ऑफ बोथ इक्वल वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो दोनों जो इक्वल वेक्टर है उसी के जैसा इसका मैग्नीट्यूड है, ठीक। तो हम यहां से बोल सकते हैं देयरफॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, शॉर्ट में लिख रहे हैं आर वेक्टर, क्या है, एक्स का है, सवाल वाला खुद दिया हुआ है, गिवन है सर, क्लियर है, गिवन है। समझ में आया बात? यही कॉन्सेप्ट था सवाल का। क्या बोल रहा है कि दो वेक्टर है और दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, और उसका जो रिजल्टेंट आ रहा है उसका भी मैग्नीट्यूड दोनों वेक्टर के बराबर है। अगर मान लेते हैं इसका मैग्नीट्यूड 5 है, इसका मैग्नीट्यूड 5 है, तो रिजल्टेंट का भी मैग्नीट्यूड 5 आ रहा है, ठीक, ऐसा हो रहा है। तब आपसे पूछा गया फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल क्या होगा? तो हमको पता है सर ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल क्या होता है? थीटा। तो हम अपने मन से थीटा मान लिए, ठीक। अब हम कैसे अप्रोच करेंगे इस सवाल को? तो हमको दो वेक्टर दिया हुआ और रिजल्टेंट वेक्टर दिया हुआ, तो एक ही चीज दिमाग में क्लिक करता है, क्या कि सर हमको पता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर बराबर अंडर रूट में ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस का 2a वेक्टर इंटू बी वेक्टर इंटू का कॉस थीटा। ये फॉर्मूला होता है, या सिंपली ABC जैसे करके आपको लिखते हैं, बस ये फॉर्मूला होता है, ये याद रखना। अच्छा, अगर हम एक बार इस स्क्वायर को उठा के इधर रख दिए तो ये क्या हो जाएगा? आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अरे बाबू, अंडर रूट अगर हम ब्रेक करना चाह रहे हैं तो इस रूट को हटाएंगे, अगर हम इस रूट को हटाएंगे तो ये चीज इसके ऊपर आ जाएगा ना, काहे कि इधर स्क्वायर करोगे तब तो रूट हटेगा। तो हम स्क्वायर किए ना, जैसे दोनों तरफ स्क्वायरिंग किए तो ये स्क्वायर आ गया, ये रूट हट गया, तो रूट काहे की परेशानी देगा, इसलिए रूट को हटा दिए। तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू का मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू का कॉस थीटा। आई होप कि आपको बात समझ में आ रहा होगा, ठीक। अच्छा, अब सबका लिखना शुरू करते हैं। अरे बाबू, ए बी लिखा हुआ तो ए क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, बी क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, ठीक। चलिए, अच्छा चलिए आगे। आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखते हैं, तो आप बोलिएगा सर आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड एक्स है, तो एक्स नहीं, स्क्वायर भी है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अच्छा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है? एक्स है और स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का ये क्या है? एक्स स्क्वायर हो जाएगा सर, प्लस 2 इंटू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है सर? एक्स, और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है सर? एक्स इंटू का कॉस थीटा। मेरा मुद्दा है थीटा निकालना, बस काम हो जाएगा अपना, है ना, ठीक। चलिए बताइए आप, एक एक्स स्क्वायर से एक एक्स स्क्वायर गया, ठीक। अब इस एक्स स्क्वायर को इधर ला रहे, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का एक्स स्क्वायर, और इधर में क्या हो जाएगा? 2x इंटू एक्स स्क्वायर इंटू का कॉस थीटा। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, बिल्कुल सर, तो कॉस थीटा क्या आ गया? यहाँ से कॉस थीटा आ जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं तो -1 बचा, -1 और बटे 2 हो जाएगा, तो कॉस थीटा बराबर -1/2 आया।
इतना तो मैथ आपको आता होगा, ये बात समझ पा रहे हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ -1 बचा, 2 को नीचे लाए तो -1/2 बच गया। अब ये चीज़ कब आता है, ये चीज़ तब आता है, हम आपको ट्रिग्नोमेट्री में ये बात बता दिए थे, वरना आप ऐसे भी सोच सकते cos थीटा -2 आता है जब 90 + थीटा, मतलब 30 डिग्री पर जब लेके चलेंगे 90 + 30 डिग्री लेके चलेंगे तब जाके ये -1/2 आता है। और तब एक बात आप डायरेक्टली, अगर नहीं समझ में आया इस बात को आप डायरेक्टली याद रखिएगा ये बात कि cos थीटा बराबर, और बहुत बार आया है ये सर, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ते तब भी ये बड़ा आंसर आया था, तो उसमें भी आपको बोले थे याद रखने के लिए, बट किसी भी कारण आप याद नहीं रख पाए होंगे, तभी थोड़ा सीरियस ना हो। तो अब आप याद रखिएगा कि cos थीटा बराबर -1/2 क्या होता है, तब जब थीटा बराबर 120 डिग्री होता है। तो एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर क्या होगा, बोलो बोलो, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर क्या हो जाएगा, 120 डिग्री। क्यों सर, cos थीटा बराबर -1/2 आता है। अब इसमें एक बात आपको हम बस बताना चाह रहे हैं, समझिएगा बात। हम आपको एक सवाल जब करा रहे तो उसमें एक बात बताए थे कि जब भी, याद रखना, जब भी दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर होगा तो रिजल्टेंट वेक्टर जो होता है वो एंगल बाइसेक्टर होता है। तो कल के दिन कोई हमसे इसमें अल्फा पूछ दे तो हम बोलेंगे ये भी 60 डिग्री सर, ये भी 60 डिग्री, काहे कि टोटल 120 है। हमको पता है कि जब इक्वल मैग्नीट्यूड का वेक्टर रहता है तो रिजल्टेंट जो आता है वो बीचों बीच जाता है, मतलब एंगल बाइसेक्टर होता है। क्लियर है बात, ये बात उस सवाल के थ्रू हम यहाँ पर कनेक्ट कर दिए, इसलिए बोले थे नोट डाल के ये पॉइंट लिखाए थे क्या, कि जब भी दो इक्वल वेक्टर होता है तो उसका रिजल्टेंट जो होता है वो उस दोनों के बीचों बीच जाता है। कहने का मतलब रिजल्टेंट जो होता है वो एंगल बाइसेक्टर होता है। ठीक, आपको लगता होगा सर एक ही बात को 10 बार बोलते, क्या करें सर, हम बहुत अच्छा से चाहते हैं आपको सिखाना, इस वजह से बोलते हैं। प्लीज आप नोट कर लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट सवाल जो है आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है, सवाल ये है कि दो वेक्टर्स है अपने पास P और Q। ठीक, बढ़िया। टू वेक्टर्स P एंड Q हैज सम 18। दो वेक्टर का सम क्या है, 18। कहने का मतलब सिंपल सी बात है कि दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड का जो जोड़ है ना, ये लाइन को समझना पड़ेगा। ये बात बोल रहा है सम 18 है, इसका मतलब है कि दोनों वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उस दोनों को जोड़ के 18 आता है। ठीक, आगे एंड देयर रिजल्टेंट इज 12, और रिजल्टेंट 12 है तो रिजल्टेंट क्या होता है, रिजल्टेंट होता है सर P वेक्टर प्लस Q वेक्टर, मतलब दोनों वेक्टर का जोड़ जो है 18 आ रहा है, सॉरी 12 आ रहा है। ठीक, और जो रिजल्टेंट है वो परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर वेक्टर है P, स्मॉलर वेक्टर P है और P के परपेंडिकुलर में रिजल्टेंट गया है। ठीक है, आगे बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ P एंड Q एंड ऑल्सो द एंगल बिटवीन देम। ये है ट्रिपल 2002 में आया हुआ है, बहुत पुराना सवाल है लेकिन कॉन्सेप्चुअली बहुत अच्छा सवाल है, इस वजह से हम आपको करा रहे हैं ये सवाल। ठीक, तो हम कर रहे हैं, आप भी एक बार पॉज करके ट्राई कीजिएगा, उसके बाद ही सॉल्यूशंस को देखिएगा। पहले जो सवाल दिया है हम उसको लिख लेते हैं। सवाल दिया हुआ है कि दो वेक्टर्स है उसका सम 18 है, मतलब सिंपली कि P प्लस Q जो है वो 18 दिया हुआ है, इसको अपन इक्वेशन 1 मान लिए। ठीक, आगे और बोल रहा है कि रिजल्टेंट जो है आपका, रिजल्टेंट जो है आपका वो आपका दिया हुआ है कितना, एक। चलिए स्टार्ट करते हैं, एक्चुअली थोड़ा काम पड़ गया था। क्या बोल रहे हैं कि दो वेक्टर है उसका सम 18 है, लिख लिए, और उसका रिजल्टेंट 12 दिया हुआ है। लिखते हैं हम रिजल्टेंट जो उसका दिया हुआ है सर, रिजल्टेंट दिया हुआ है 12। तो रिजल्टेंट हम क्या लिखते हैं दो वेक्टर के लिए, सिंपली वेक्टर को जोड़ते हैं वेक्टर के फॉर्म में, मतलब सर P वेक्टर प्लस Q वेक्टर जो दिया हुआ है ना आपको, वो आपको 12 दिया हुआ है, इसको इक्वेशन 2 मान के चलते हैं। क्लियर है, अब हम डायग्राम बनाने का कोशिश करते हैं, समझिएगा बात को आप आराम से, हम डायग्राम बनाने का कोशिश करते हैं। चलिए हम बोल रहे हैं दो वेक्टर P एंड Q, ठीक है, एंड देयर रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर लिखा हुआ है। ठीक है, परपेंडिकुलर द स्मॉलर वेक्टर। चलिए हम स्मॉलर वेक्टर को ऐसे सजा लेते हैं, ये हमारा P वेक्टर हो गया। ठीक, और इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर है बाबू ये एकदम यहाँ परपेंडिकुलर निकला है, ये हमारा R वेक्टर है। ठीक, ये 90 डिग्री एंगल है। आई होप बात समझ में आ रहा होगा। हम यहीं से शुरू कर रहे हैं, नीचे वाला ही स्टेप से, क्या कि रिजल्टेंट जो है वो हमारा स्मॉलर वेक्टर जो P है उसके परपेंडिकुलर है, बना लिए। ऑब्वियस सी बात है कि सर अगर हम इसको एक एडजेसेंट साइड माने इसका पैरेललोग्राम का, तो इसके एडजेसेंट में Q वेक्टर आएगा, बिल्कुल सर, और उससे एक पैरेललोग्राम बनेगा, फिर हमको कहीं रिजल्टेंट मिलेगा। तो आपको पता है कि रिजल्टेंट जो आता है उसके इसमें डायगोनल होता है, कौन, कॉमन टेल से, तो पक्का है कि सर कहीं ना कहीं Q वेक्टर कुछ इस तरह से बन रहा होगा।
आई होप कि आपको बात समझ में आ रहा होगा। अब आप खुद भी सोचो ना सर, अब आप खुद भी सोचोगे तो आप बोलिएगा सर ये देखिए ये हमारा इससे होगा और ये हमारा कुछ इस तरह से चले जाएगा, तो एक पैरेललोग्राम एग्जैक्टली रिजल्टेंट वेक्टर कुछ ऐसे चला जाएगा। ठीक, बस आप समझो इस बात को। ठीक, चलिए आई होप कि आपको बात समझ में आ रहा होगा क्या कि सर जो हमारा डायगोनल निकलता है कॉमन टेल से वही तो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर बनता है, तो यही हमारा एग्जैक्ट फिगर बनेगा। क्लियर है? आगे अब अल्फा का बात करते हैं, तो अल्फा क्या होता है सर, नीचे वाला वेक्टर पहला वाला वेक्टर के साथ रिजल्टेंट कितना एंगल बना रहा है, तो आप देखोगे सर अल्फा ही तो 90 डिग्री है ना। आप खुद देखो कि ये वाला हमारा बेस वेक्टर है, पहला वाला वेक्टर है, और इसके साथ रिजल्टेंट, तो नीचे वाला वेक्टर के साथ जो अल्फा एंगल बनाता है वही तो रिजल्टेंट बनाता है, और रिजल्टेंट क्या बना रहा है, अल्फा एंगल इस बार 90 डिग्री। बढ़िया बात। अब आगे हम इस्तेमाल करते हैं सवाल को प्रूफ करने का, समझिएगा बात को। ठीक, अच्छा हम एक कंक्लूजन पे आए क्या कि सर tan अल्फा बराबर b sin थीटा बटे का a प्लस बी कॉस थीटा होता है। ठीक, tan अल्फा बराबर b sin थीटा बटे का a प्लस बी कॉस थीटा होता है। b कौन होता है सर, ये तो a को रिप्रेजेंट करता था, तो ये पक्का है कि सर ये b को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, बस हम आपको समझाने के लिए यहाँ लिख रहे हैं। आपको पता है कि नीचे वाला a वेक्टर होता था और जिसके साथ अल्फा एंगल नहीं बना रहा है वो वाला b वेक्टर होता था, तो यहाँ पर बी क्यू है और ए पी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझिएगा बात को। तो tan अल्फा के जगह हम लिखेंगे tan 90 डिग्री बराबर, ठीक, बराबर b क्या है, q का मैग्नीट्यूड क्या है, बस q साइन थीटा बटे का a क्या है, p का मैग्नीट्यूड क्या है, p, देखो ना यहाँ पर p प्लस b का मैग्नीट्यूड क्या है, q इंटू का कॉस थीटा। और आपको पता है कि tan 90 क्या होता है, इन्फिनिटी, या हम सिंपल शब्द में बोलते हैं अनडिफाइंड, ये बात आपको पता होगा। ठीक, tan 90 क्या होता है सर, tan 90 इन्फिनिटी होता है या अनडिफाइंड होता है, आप ट्रिग्नोमेट्री में ये बात पढ़े होंगे। ठीक, तो ये चीज इनफाइनाइट हो गया और दो रेशियो मिला है, तो रेशियो इनफाइनाइट कब होता है आप बताइए, कुछ भी a बटे b अगर हमको इन्फिनिटी चाहिए 100% गारंटी है कि सर हमको b को 0 बनाना पड़ेगा, तभी तो ये इन्फिनिटी होगा। अरे बाबू ऐसे समझो, समथिंग बटे 0 क्या होता है, अनडिफाइंड, बस इतना ही बात है। और अनडिफाइंड मेरा आंसर ही आ रहा है, या सिंपली बोलो इन्फिनिटी मेरा आंसर ही आ रहा है, तो इसका मतलब ये बात क्लियर हो गया कि जो समथिंग बटे 0 मतलब इसको 0 होना पड़ेगा तभी तो इन्फिनिटी आएगा। यही बात समझना था इस सवाल में। क्लियर है बात, हम बोले समथिंग बटे 0 होता है तभी तो इन्फिनिटी होता है, अनडिफाइंड होता है। इसका मतलब सर इसको पक्का है कि इस वाला टर्म को सर हमको 0 होना पड़ेगा, इस वाला टर्म को हमको 0 होना पड़ेगा। क्लियर है, तो इस बात को लेके हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलिए नाउ यहां से हम क्या बोल सकते हैं, नाउ दिस बराबर 0 मतलब p प्लस क्यू कॉस थीटा बराबर 0। और होगा भी सर, अगर ये चीज 0 होगा तब ना समथिंग बटे 0 अनडिफाइंड आएगा जो कि आ रहा है, चाहे हम बोल सकते हैं समथिंग बटे 0 इन्फिनिटी आएगा जो कि आ रहा है। क्लियर है, तो इसको 0 होना ही पड़ेगा तभी तो इन्फिनिटी आंसर आएगा। ठीक, तो p प्लस क्यू कॉस थीटा बराबर 0, तो यहां से q कॉस थीटा बराबर आपको आ गया p और कॉस थीटा बराबर आपको आ गया माइनस का p बटे का q। बस इतना सा बात है, इसको इक्वेशन 3 मान लो अभी के लिए। हम क्या बोले, इस मुद्दा पर हम पहुंच गए कि कॉस थीटा बराबर माइनस का p बाय q, खत्म। आगे बढ़ते हैं, चलिए यहां से हम शुरू करते हैं। अच्छा अब बताइए p प्लस क्यू वेक्टर बराबर ये है। ठीक, आपको पता है कि ये क्या है, रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट का जब हम स्क्वायर करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, जब दोनों तरफ हम स्क्वायर करेंगे तो ये अंडर, अरे रिजल्टेंट है तो कुछ ना कुछ आंसर जो आता है अंडर रूट में आता है, तो अंडर रूट तो उड़ जाएगा स्क्वायर करने से, तो ये हो जाएगा p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस का 2pq कॉस थीटा बराबर 12 का स्क्वायर 144। ये बात समझ में आ रहा है? अरे बाबू ये दोनों तो रिजल्टेंट है, इसका मैग्नीट्यूड क्या आता है, अंडर रूट में p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस का 2ab कॉस थीटा, लेकिन दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो 12 का स्क्वायर 144 और अंडर रूट में समथिंग का अंडर रूट उड़ जाएगा तो ये चीज आ जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। चलिए
पी स्क्वायर को पी स्क्वायर रहने दो, क्यू स्क्वायर को क्यू स्क्वायर रहने दो, प्लस का 2 इंटू पी इंटू क्यू, कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ देखो माइनस का पी बाई क्यू, तो रखते हैं माइनस का पी बाई क्यू बराबर 144। आप लिख भी लीजिएगा फ्रॉम इक्वेशन थ्री, इक्वेशन 3 से हम ये बात बोल पा रहे हैं कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर का क्या, पी स्क्वायर 2pq माइनस का पी बाई क्यू, माइनस का पी बाई क्यू कहाँ से आ रहा है, कॉस थीटा बराबर माइनस का पी बाई क्यू आ रहा है सर यहाँ से। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलिए आप हमको बताइए क्या q से q कट गया, बिल्कुल सर, तो यहाँ से क्या आ गया, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस का 2p स्क्वायर, p इंटू पी स्क्वायर और माइनस ये आ गया तो माइनस का 2p स्क्वायर। ठीक, माइनस का 2p स्क्वायर बराबर 144। ठीक, अच्छा क्यू स्क्वायर को क्यू स्क्वायर ही रहने दो, p स्क्वायर में माइनस का 2p स्क्वायर घटाओगे तो ऑब्वियस सी बात है कि क्या आएगा, माइनस का p स्क्वायर आ जाएगा, और जो कि आ रहा है 144। अब आराम से देखिएगा ये क्या a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर का फॉर्मूला है, बिल्कुल सर, तो a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। चलिए तो हम लिख रहे हैं, इसको लिख रहे हैं q प्लस पी इंटू का q माइनस का p बराबर 144। चलिए आगे, अब देखिएगा q प्लस p को थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 18 दिया हुआ है ना, तो इसका वैल्यू यहां रख देते हैं, तो हम इसको लिख रहे हैं 18 इंटू का q माइनस p बराबर 144। कंडीशन इसमें लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, क्लियर है, फ्रॉम इक्वेशन 1। थोड़ा सा अपने को दिक्कत क्या हो जाता है ना बाबू कि स्पेस का अपने को थोड़ा सा परेशानी आ जा रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये चीज आ गया क्या, p प्लस क्यू, यहां से इक्वेशन 1 से उठा के यहां रख दिए, तो 18 इंटू क्यू माइनस पी बराबर 144। ठीक, तो यहां से q माइनस पी क्या आ गया, q माइनस पी बराबर सर आ गया 144, 18 को नीचे लाएंगे बटे का 18, तो ये कितना हो जाएगा, आई थिंक 8 बार में हमको ये चला जाएगा, 64, ये q माइनस पी यहाँ से क्या आ गया 18। तो देयरफॉर यहाँ से हम एक बात लिख सकते हैं कि सर पहला बात हमको आया q माइनस का p बराबर आपको 18, नहीं 8 आया, 144 बटे का 18 8 आया, q माइनस पी कितना आया अपने को 8, और एक ये q प्लस p या सिंपली बोलो p प्लस q, वो आया हमको क्या 18। ठीक, क्लियर, एक बार हम देख लेते हैं पूरा बात आपको दिख तो रहा है, कुछ कट तो नहीं रहा, बढ़िया, यहां तक सब बात दिख रहा है। चलिए इस दोनों को जब हम एक बार जोड़ेंगे तो p से p खत्म हो जाएगा, तो इधर आ गया 2q और ये आ गया 18 प्लस 8 26, तो कट गया यहां से तो 13 आ गया, तो q का वैल्यू कितना आ गया, q का वैल्यू 13 आ गया। नेक्स्ट अगर हम एक बार इसको घटाएंगे, ये अभी हम जोड़ रहे हैं, अब हम घटा रहे हैं, हम सिंपल में लिख रहे हैं, इस दोनों को जब हम एक बार जोड़े तो माइनस पी से प्लस पी कट गया, तो इधर आ गया 2q, 18 8 26 आ गया, तो कट गया 2 बार में, तो q का वैल्यू 13 आ गया। ठीक, अब हम जब एक बार दोनों को घटा रहे हैं तो इधर आ गया कितना 2p सर, अरे बाबू दोनों को जब घटाओगे 10 माइनस 30 करोगे, इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 को घटाओगे तो q से q चला गया, p माइनस माइनस p तो क्या हो जाएगा 2p, 18 में से 8 गया, ये आ गया 10, तो p कट के आ गया कितना 5, तो p का वैल्यू कितना आ गया 5। ठीक, तो सबसे पहले हमसे क्या पूछा गया था, फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q, तो हम यहां से इजीली लिख सकते हैं इस दोनों को देखने के साथ कि सर p का वैल्यू अपने को आया 5 यूनिट। ठीक, उसके बाद सर q का वैल्यू अपने को आया 13 यूनिट। क्लियर है, कुछ कट तो नहीं ना रहा है, वही डर लगता है कि कहीं 5। ठीक, थोड़ा सा कंप्रोमाइज कर लीजिएगा कि q बराबर यहाँ 13 आ रहा है, 13 बटे 2 13 आ जाएगा। ठीक, सॉरी 26 बटे 2 ये 13 आ जाएगा। ठीक, अच्छा p का वैल्यू आया 5 यूनिट, q का वैल्यू आया 13 यूनिट। अब आपसे पूछा गया है एंगल बिटवीन देम, एंगल दोनों के बीच में क्या है, बिटवीन देम। मान लेते हैं दोनों के बीच में एंगल, हमको पता है कि सर एंगल तो थीटा होता है, तो थीटा हमको निकालना है, लेकिन हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो कॉस थीटा क्या आ जाएगा सर, यहाँ से कॉस थीटा आ गया, मैं ब्लू पेन से ये लिख देता हूँ, कॉस थीटा कितना आ गया सर, यहाँ से कॉस थीटा आ गया कितना माइनस का p बाई क्यू, तो पहले तो माइनस डालेंगे, p कितना आ रहा है सर, p है हमारा 5 बटे का q कितना आ रहा है,
क्यू है हमारा 13। ठीक, हमको cos थीटा नहीं पूछा है, एंगल बिटवीन देम पूछा है। तो एंगल बिटवीन देम क्या है, थीटा है। हमको पता है दो वेक्टर के बीच में एंगल को थीटा ही मान के चलते हैं। तो यहां से थीटा आ गया, इनवर्स वाला कॉन्सेप्ट आपको हम पढ़ाए हैं, उससे थीटा आ गया cos इनवर्स माइनस का 5/13। और यही हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो एक आंसर ये, वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू, तो पी का वैल्यू 5 यूनिट, क्यू का वैल्यू 13 यूनिट, और एंगल कितना आ रहा है, एंगल आ रहा है थीटा बराबर cos इनवर्स माइनस का 5/13। आई होप कि आपको बात समझ में आया होगा। आप चीज को देखिएगा, हम फिर से बोल रहे हैं कि एंगल इन दोनों के बीच में 90 डिग्री है, तो अल्फा मेरा तो ऐसे भी 90 आ गया। तो अल्फा 90 है, मतलब कि टेन थीटा 90 कब होता है, जब इन्फिनिटी होता है तभी तो 90 डिग्री होता है। इसका मतलब इन्फिनिटी होने के लिए 10/10, मतलब 10 नीचे वाला टर्म को 0 होना पड़ेगा, तभी तो अनडिफाइन होगा चीज। तो नीचे वाला टर्म को 0 होना पड़ा, उससे कंक्लूजन में आ गए। और उसके बाद जाके यहां से हम क्या किए कि दो वेक्टर का सम इतना दिया हुआ है, तो सम हमको पता है कि अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 2ab cos थीटा होता है। तो स्क्वायरिंग करोगे तो अंडर रूट उड़ जाएगा, तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस का 2pq cos थीटा हो जाएगा। तो cos थीटा का वैल्यू यहां से उठा के यहां पर पुट करना, एंड आफ्टर दैट सिंपल बेसिक मैथ लगा है और सॉल्व हो जाएगा। ठीक, तो जैसा कि हम हमेशा बोलते हैं आपसे, किसी भी हाल हो, कोई भी परिस्थिति हो, मस्त रहिए, खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए, और कम से कम वक्त निकाल के अपने बारे में अच्छा सोचिए। थैंक यू। अब प्लीज इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिए। अच्छा सवाल था ये।